स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल न्यूज़ नोड में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। अलग अलग दिन में अलग अलग नेताओं का, अलग अलग कोचिंग संस्थानों का और शिक्षकों का विश्लेषण करने के बाद आज मैं मौजूद हूं सिमरी बख्तियारपुर के दूर दराज इलाकों में एक फेमस जर्नलिस्ट के पास। आज आइए इनसे हम जानते हैं जर्नलिज्म का क्या रोल है इस दौर में। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ऐसा संविधान में तो नहीं लिखा गया है, मगर कथित तौर पर माना जाता है। मीडिया ही वो आईना है जो समाज में जिम्मेदारों को उनके जिम्मेदारी का एहसास दिलाता है। मगर मीडिया का मतलब अगर चुनाव हो और चुनाव का मतलब लोकतंत्र के एहसास को जीने का हो और चुनाव ही अगर मीडिया के जरिए लड़ा जाए तो उस दौर में पत्रकारिता का क्या दायित्व रह जाता है। आज आइए समझते हैं एक फेमस जर्नलिस्ट से, फेमस सहाफ़ी, अलग अलग न्यूज़ों में अपनी प्रतिनिधित्व करने वाले शाहनवाज बदर कासमी साहब। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए हैं। जी, मीडिया ऐसा लग रहा है कि दिखता तो दिया के साथ है मगर होता हवा के साथ है। इस पे आप अपनी कुछ राय दीजिए। नहीं, मीडिया की जो मोतबरियत है, ये सच्चाई है कि इस वक्त जिन हालात से हमारा देश गुज़र रहा है, वहाँ कहीं न कहीं मीडिया की जो जिम्मेदारियाँ हैं और मीडिया से जुड़े हुए जो लोग थे, जिसको हम नेशनल मीडिया कह सकते हैं, अगर उसको गोदी मीडिया का नाम दिया गया है तो कोई ना कोई वजह होगी। और वजह यह है कि ज़िम्मेदार मीडिया के जो ऐसे लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारियों से कहीं ना कहीं भटक रहे हैं। और इसीलिए आप जैसे जो नौजवान हैं, जो ख़ास तौर से सोशल मीडिया के इस दौर में कहीं ना कहीं एक अच्छा बदलाव इस माना करके आ रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी आवाज़ जिसको हमारी नेशनल मीडिया ने, हमारी जो असल मीडिया थे, उन्होंने आवाज़ को दबाने की कोशिश किया। लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं आप जैसे नौजवानों का कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने उन बेज़बानों की एक ज़बान बन कर के, उन बहुत सारे बेसहारों का सहारा बन कर के कहीं ना कहीं शहर से लेके गांव और गांव से लेकर के ऐसे ऐसे इलाकों में पहुंच कर के आप ऐसे इश्यूज़ को उठाते हैं और वाक़ईतन एक समाज को आईना दिखाने का काम करते हैं। मीडिया एक ब्रिज की तरह है। आप एक आम आदमी की बात सरकार तक और सरकार की बात आम जनता तक पहुंचाने का एक माध्यम है। जाहिर सी बात है, जो लोग मीडिया में जुड़े हुए हैं उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। उन्हें कभी ये मत सोचना चाहिए कि अगर मैं मीडिया में हूँ तो मैं सबसे बड़ा ताकतवर हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है जो लोग आपको सुनते हैं, देखते हैं, अगर आपने उनके जज्बात का गलत इस्तेमाल किया तो आपको माफ़ नहीं करेंगे लोग। अच्छा, आप जिस समय पत्रकारिता कर रहे थे अलग अलग चैनलों में, लेकिन आज के सोशल मीडिया के चकाचौंध में किस तरह का आमूलचूल परिवर्तन आया है आपके पत्रकारिता में और वर्तमान पत्रकारिता में? क्या बदलाव आया, आपको क्या लगता है? मैं बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आज से 10-12 साल पहले तक हम लोग खुद जब कुछ लिखते थे तो फैक्स करते थे। फिर एक ज़माना आया जब अलग अलग कंप्यूटर उस पर टाइप करा के भेजना पड़ता था। तो पिछले 10 सालों में बहुत बड़ी तब्दीली आई है और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा मोबाइल है, बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मीडिया हमारा साथ नहीं देते हैं, हम अपनी बात नहीं पहुँचा पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये शिकायत करते हैं, ऐसे लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई ये शिकायत बंद कीजिए। और इस वक्त आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ा मीडिया हाउस है। अगर आप बोलना जानते हैं, आप लिखना जानते हैं, आप इश्यूज़ को उठाना चाहते हैं, आप मुद्दे की बात करना चाहते हैं, तो अपना मोबाइल उठाइए, अपनी वीडियो बनाइए, अपनी तहरीर लिखिए और आप एक गांव में रह कर के, शहर में रह के, किसी भी इलाके में रह कर के आप उन लाखों लोगों तक, करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय, ठीक है, जो लोग नेशनल मीडिया में या बड़े बड़े शहरों में मौजूद हैं वो जाहिर सी बात है हर मुद्दों को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि ये जो मौजूदा जो सरकार है वो सिर्फ जनता को डराने का काम नहीं करती है, बल्कि उससे कहीं ना कहीं मीडिया सबसे ज़्यादा अगर डरे हुए लोग हैं तो मीडिया में बैठे हुए लोग हैं। और क्योंकि मीडिया को भी अपना ऑफिस चलाना है, उनके लोगों को चलाना है। और जो सबसे बड़ी अफसोसनाक पहलू ये है कि
जो हक बोलने वाले लोग थे मीडिया में, वो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार की वजह से एक ऐसा बदलाव महसूस हम कर रहे हैं कि अब ज़रूरत है कि आप जैसे नौजवान हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, पूरी ताकत के साथ समाज को आईना दिखाने का काम करे और सरकार को ये बताए कि आवामी मोमेंट क्या है, जनता क्या सोचती है, ज़मीनी सच्चाई क्या है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हैं जो नेशनल मीडिया नहीं दिखाती है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जाहिर सी बात है, वो जो खबरें दिखाना चाहिए वो दिखाना नहीं चाहते, जो दिखाना नहीं चाहिए वो दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बिक चुके हैं। बहुत सारे लोग जो मीडिया हाउस में बैठे हुए लोग हैं वो बिक चुके हैं, और जो लोग बिक जाते हैं उसकी कोई समाज में कोई हैसियत नहीं होती है। आपने कहा कि मीडिया जमहूरियत का चौथा सुतून है, इसमें कोई शक नहीं है, और आज भी हम इस बात को मानते हैं कि मीडिया में जो लोग हैं हम उसकी बहुत इज़्ज़त करते हैं, उनका बड़ा बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन अगर एहतराम करवाना चाहते हैं तो आप दूसरों का भी एहतराम करना सीखिए पहले। नहीं तो आपने सच कहा कि मीडिया का जो है कठपुतली बनी हुई है, नकमस्तक बना हुआ है। मीडिया अपने आप में स्वतंत्र इसलिए नहीं है कि हमारे पास एक डेटा है, CPJ यानी कम्युनिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 खत्म पे है, तो हमें लगता है कि इन बातों का जिक्र करना चाहिए कि भारत में 5 पत्रकारों की हत्या सिर्फ उनके काम की वजह से की गई, जिनमें नंबर 1 पर है अविनाश झा, BNN न्यूज़, नंबर 2 चन्ना केसवालू, EB5 चैनल, मनीष कुमार सिंह, सुदर्शन टीवी, ये अपने बिहार से हैं, रमन कश्यप, साधना प्लस TV, और सौलभ श्रीवास्तव, ABP गंगा। तो मीडिया को अगर इस तरह से कर दिया जाए, या तो आप हमारे बातों की कठपुतली बन जाएं, वरना आपको मार दिया जाएगा। तो ऐसे दौर में पत्रकारिता करना काफ़ी चुनौती है शाहनवाज भाई। देखिए, पत्रकारिता करना चुनौती है। मैं पत्रकार रह चुका हूं, और ज़मीनी जो हकीकत है उस हकीकत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूं। बहुत सारे हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, सिर्फ उन जर्नलिस्टों की वजह से पूरा मीडिया हाउस बदनाम हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत सारे अच्छे लोग आप जैसे भी हैं जो पूरे तन मन धन और पूरी ताकत के साथ अपनी पत्रकारिता करते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ सहाफ़त करते हैं। पत्रकारिता के भी कुछ जिम्मेदारियां और क्राइटेरिया हैं। जो लोग बड़े बड़े मीडिया हाउस में है, बड़ी बड़ी सैलरी पर है, उनके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो कस्बाती पत्रकारिता है, जो छोटे लेवल की पत्रकारिता है, वहाँ बहुत मुश्किल दौर से लोग गुजर रहे हैं। और सच्ची बात यह है कि आप जिसको हम लोग कोसते हैं, जिस मीडिया वालों को, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये भी पता नहीं होगा कि वो बेचारे अगर बाइक पे चलते हैं तो पेट्रोल के पैसे कहाँ लाते हैं, कहाँ से लाते हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो किस किस तरीके से अपनी रोज़ी रोटी गुजारते हैं। मैं आपके चैनल के ज़रिए मैं अपने तमाम व्यूअर्स तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आप जिन लोगों को कोसते हैं उनके बारे में कभी जानने की कोशिश कीजिए। मेरे नज़र में समाज का सबसे मजलूम तबका अगर है तो हमारे मीडिया वाले लोग हैं। क्योंकि जो दिन रात, चाहे आप प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, आप दिन रात समाज के लिए, सरकार के लिए, पब्लिक के लिए आप हमेशा लिखते हैं, बोलते हैं, भागदौड़ करते हैं, आप अपनी जान को जोखिम में डाल करके रिपोर्टिंग करते हैं। लेकिन आप खुद सबसे ज़्यादा परेशान लोग हैं। उसके घर में चूल्हा जल रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या वो सुकून से है? क्या हमारा समाज जानने की कोशिश किया? नहीं करते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी खबरों में उनको दिलचस्पी है। वो हमारे समाज में ये हो गया है कि भाई अगर कोई खबर छपवानी है तो 200 रुपये, 400, 500 उनको दे दिए और अपनी खबर से सिर्फ अपनी खबरों से दिलचस्पी है। ठीक है, जब हम मीडिया वालों को इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जब ऐसी सोच हो जाएगी तो मीडिया वाले फिर क्या करेंगे। आज के इन हालात के बावजूद मैं सरकार से यही मुतालबा करता हूँ, यही डिमांड करता हूँ कि भाई आप जिस तरीके से हमारे जो लीडरान हैं, समाज सेवी है, जो अच्छे लोग हैं, आप मीडिया वालों की भी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। उनके जो बच्चे हैं, जो उनकी फैमिली का मसला है, जो परेशानी है, उसको आप यकीनी बनाएं कि ये वो लोग हैं जो आपकी बातों को जनता तक पहुंचाती है और जनता की आवाज़ को आप तक पहुंचाती है। जाहिर सी बात है, अगर समाज में सबसे अगर कोई कीमती लोग हैं तो मेरी नज़र में वो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि अगर वो लोग परेशान रहेंगे तो जाहिर सी बात है पूरा देश परेशान रहेगा। मुझे अफसोस है, आपने जो रिपोर्ट अभी पढ़ के सुनाया कि बहुत सारे तकरीबन 5 लोग अभी हाल फिलहाल में लोगों को 21 की बात कर रहे हैं,
तो आप सुन करके आपको हैरानी होगी। ये इशू सिर्फ अपने बिहार या पूरे देश का नहीं है, इंटरनेशनल इश्यूज पर अगर इंटरनेशनल सतह पर भी देखेंगे तो मीडिया वाले सबसे ज़्यादा उसकी जान खतरे में रहती है और सबसे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं। बहुत सारे लोग उनको डराते हैं, धमकाते हैं, आप अच्छी न्यूज़ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हक बात बोलना इस देश में जुर्म है। हक बात न समाज सुनना चाहती है और न सरकार सुनना चाहती है। जाहिर सी बात है, समाज के बारे में मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हमारे समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो आपको जीने नहीं देंगे। आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो सरकार आपको सुकून से नहीं रहने देंगे। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मीडिया वालों के जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए सरकार को। और इस कोरोना जैसे पीरियड में हमारे बहुत सारे मीडिया के लोग न्यूज़ कवर करते करते अपनी जान निछावर कर दिए, लेकिन उनको भी कुछ नहीं मिला। तो मैं यही कहूँगा कि इस मजलूम यानी मीडिया के जो लोग हमारे साथी जर्नलिस्ट हैं वो सबसे मजलूम लोग हैं। अब भी ज़रूरत इस बात की है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, या आम जनता से भी, कि भाई आप हमारे मीडिया के साथियों की मदद कीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए और जहां तक हो सके उनका एहतराम कीजिए। अगर वो खुश रहेंगे, अगर वो अच्छे तरीके से रहेंगे तो हमारी आवाज़ को, हमारे जैसे बेज़बानों की ज़बान को वो मजबूती के साथ आवाज़ उठाएंगे। और इसी आवाज़ उठाने के लिए मीडिया की वजह से हमारी बहुत सारे, अगर हम सुकून से हैं, बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं अगर हल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें मीडिया का बहुत ही अहम भूमिका है, अहम किरदार। आपने सरकार पे ताना कसा है, आपने सरकार पे कटाक्ष किया है मीडिया के ऑडिट ट्रायल के जरिए। मैं आपको मसलन बताऊं, 1991 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म जब से बना इस देश में, मीडिया का पिरामिड एकदम से बदल गया। जिस मीडिया का काम था सत्ता को लेकर के निगरानी की जाए, अब बहस इस बात पे आ गई है कि मीडिया पे निगरानी की जाए। तो ये डिमांड ऑफ पिरामिड बदल कैसे गया 1991 के बाद, ये मैं जानना चाहता हूँ। दूसरा चीज़ ये है कि आप जिस तरह से जुल्म की बात कर रहे हैं, हाल ही में अभी एक उत्तराखंड में धर्म संसद का जिक्र चल रहा है जिसमें मुस्लिम के नरसंहार की बात हो ही रही। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता पर आपत्तिजनक पोस्टें आई हैं जिनकी डिमांड ये हो रहा है कि उनकी गिरफ्तारी की जाए। इनका गिरफ्तार अभी तक नहीं हो गया। तो आप हमें ये बताइए कि देश में कानून का राज है या देश में कानून पर राज है? देखिए, मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ कि आज से तकरीबन 20 साल पहले जो मीडिया थी और मौजूदा मीडिया में बहुत बदलाव आया है। दिल्ली में जो बैठे हुए लोग हैं, अलग अलग शहरों में जो लोग बैठे हुए हैं, बड़ी चकाचौंध की ज़िंदगी जीते हैं और टीवी स्क्रीन पर इस तरह आते हैं कि लगता है कि देश के सबसे बड़े पक्के सच्चे सहाफ़ी वही हैं। लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि वो देश को जोड़ने वाले लोग नहीं हैं, वो देश को तोड़ने वाले लोग हैं। वो जो अपनी अपनी 7-8 बजते हुए अपनी दुकान सजा करके 5-7 लोगों को बैठलाए और पैनल बनाए और वो डिबेट शुरू कर देते हैं, वो नफ़रत की दुकान है। इस देश में अगर नफ़रत फैल रहा है तो उसमें भी मीडिया का सबसे अहम किरदार है। माफ़ कीजिएगा, उसमें आपका किरदार नहीं है। मीडिया से मुरा सिर्फ आप नहीं हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स में अगर बुरे लोग हैं तो सारे के सारे नेता बुरे नहीं हैं। मीडिया में बुरे लोग हैं तो ऐसा नहीं है सबके सब बुरे। कुछ लोग ऐसे हैं जो मीडिया को बदनाम कर रहे हैं, मीडिया की जो ताकत है उसको कमज़ोर कर रहे हैं। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि आप लोगों की ऐसी हरकतों की वजह से पूरा मीडिया हाउस बदनाम हो रहा है। ये नफरत फैलाना बंद कीजिए। आप ऐसे लोगों को सपोर्ट देना बंद कीजिए जो समाज के लिए जहर है। आप यकीन जानिए, ये देश को कोरोना वायरस से तो निजात मिल जाएगा, लेकिन जो नफरत वाला वायरस है, अभी आपने जिस धर्म संसद की बात कही, अरे भाई संसद कितना दिन चलता है? धर्म संसद क्या होता है? जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, क्या वो भारत के लिए ईमानदार है? वो क्या देश प्रेमी है? मैं कहता हूं कि वो देशद्रोही है, वो दहशतगर्द है। ऐसे लोगों को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं एक मुसलमान हूं, जाहिर सी बात है मैं कह रहा हूं कि भारत एक इस्लामिक स्टेट होना चाहिए। आप कहेंगे कि नहीं हिंदू स्टेट होना चाहिए। क्या इससे समाज बनेगा या बिगड़ेगा? ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि यहाँ हिंदू और मुसलमान पूरी दुनिया में, अगर अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ऐसे नहीं कहा था। इन लोगों को देख करके तो वो कुछ और कहते। ये अगर हिंदुस्तान की पूरी दुनिया में खूबसूरती है, पूरी दुनिया में अगर इज्जत की निगाह से हिंदुस्तानी देखे जाते हैं, तो वो इन लोगों की वजह से नहीं। ये तो धीरे धीरे इतना ज़्यादा नफरत
का जो माहौल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, सियासत में बने रहने के लिए, या अपने किए हुए गुनाहों को बचाने के लिए। ये जितने भी ऐसे लोग, जो भी नाम हम नहीं लेना चाहेंगे, चाहे वो उसमें हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें कोई भी हो, जिस वसीम रिजवी जैसे मुर्तद और घटिया जैसे लोग हैं, क्या जानते हैं क्या उसने धर्म परिवर्तन किया? वो तो एक मजाक बना के सारे हिंदुओं को उसने धोखा दिया। वो धर्म परिवर्तन नहीं किया, वो अपने आप को तहफ्फुज किया। अगर वो ये काम नहीं करता तो कल को जेल में होता। तो जाहिर सी बात है, मौजूदा जो सरकार है, लेकिन ऐसे लोगों को अगर संरक्षण दे रही है, एक मिनट, तो मैं समझता हूं कि इसमें सरकार का भी रोल है। और जाहिर सी बात है, जब ऐसे लोगों को आप तहफ्फुज देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं इस नफरत को बढ़ावा देने में आपकी भूमिका को, आपके रोल को कहीं ना कहीं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने जिस वसीम रिजवी, जितेंद्र नारायण त्यागी जो आप जाने जाते हैं, उनकी बात की, उन्होंने तो सीधे सीधे कहा कि हमें उन्हें इस्लाम से निकाल दिया गया है। अरे भाई, इस्लाम में था कब जो निकाल दिया गया? जो इंसान इस्लाम को मानता नहीं, कुरान को नहीं मानता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आखिरी नबी को नहीं मानता, जब वो इस्लाम में था ही नहीं तो उसको निकालने की बात कहाँ से आ गई? नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता है, और त्यागी बनने से कोई हिंदू नहीं हो जाता है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिस तरीके से, सुनिए, आखिरी बात मैं कहूंगा कि जिस तरीके से मेरा मानना है कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं होता है, इसी तरह इस त्यागी जैसे घटिया और छुछेरो घटिया लोगों का कोई मजहब नहीं है। वो मुसलमान भी नहीं, वो हिंदू भी नहीं है। ऐसे लोगों पे लानत हो, लानत हो, लानत हो। समाज में जहर फैलाने वाले लोग हैं, हिंदुस्तान में आग लगाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों का सामाजिक बायकाट होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। वो सिर्फ और सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं, फसाद की बात करते हैं। वो लोग सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं ताकि वो पॉलिटिक्स में, मीडिया में बने रहें, और कोई उनका मकसद नहीं। चलिए, तमाम इंटरव्यू के उतार चढ़ाव, मीडिया का संरक्षण, मीडिया का बचाव, मीडिया का मौजूदा दौर, मीडिया का फ्यूचर, पॉलिटिकल पार्टी का कटाक्ष, पॉलिटिकल पार्टी का इंटरव्यू, पॉलिटिकल पार्टी पे टिप्पणी। अब आप जो सोशल मीडिया का है, उन दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे इस नया मौजूदा दौर में पत्रकारिता को एक नए सिरे से स्टार्ट करने के लिए? आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल। देखिए, मीडिया, सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं यही तमाम अपने लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आपके हाथ, ये एक चाकू की तरह है। अगर किसी डाकू के हाथ में होगा तो उससे ख़तरनाक चीज़ कुछ नहीं है, और अगर यही चाकू किसी डॉक्टर के हाथ में होगा तो उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं है। ये इस सोशल मीडिया के ज़रिए आप समाज में नफ़रत फैला सकते हैं, आप समाज में फितना, फसाद और फसादात करा सकते हैं, और इसी सोशल मीडिया के ज़रिए से, अपनी तकरीरों के ज़रिए से, अपने वीडियोस के ज़रिए से, अपनी तहरीरों के ज़रिए से आप समाज को जोड़ सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे अच्छे काम कर सकते हैं जिसको समाज की इस वक्त ज़रूरत है। मैं अपने तमाम ऐसे नौजवानों से ख़ास तौर से गुजारिश करूँगा कि आप लोग चाहे किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हों, आप मजहबी जज्बात के चक्कर में ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे समाज में नफरत फैले। आपका बहुत सारे लोग आपका मिसयूज़ करेंगे, आपको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करेंगे, और जब आप किसी काबिल नहीं रखें तो आपको फेंक दिया जाएगा। मैं यही कहूँगा कि आप जिनके अंदर जो टैलेंट है, अपने सबसे बड़ी जो इस वक्त जिम्मेदारी है हमारे नौजवानों की, वो मैं कहा करता हूँ कि इस देश को, पूरे देश को कश्मीर बनाने की कोशिश हो रही है। मैं कश्मीर जब जाता हूँ तो वहाँ के नौजवानों के चेहरे पे मायूसी देखता हूँ। वहाँ के जो हालात हैं वो बहुत मायूसकुन हैं। इस तरह इस कोरोना के बाद भी यहाँ के रहने वाले नौजवानों के चेहरे पे बहुत ज़्यादा मायूसी देख रहा हूँ, क्योंकि बेरोज़गारी, जब बेरोज़गारी, मायूसी और नौजवानी, ये तीनों एक साथ जमा होती है तो बड़ा ख़तरनाक पहलू है। मैं यही कहूँगा अपने नौजवानों से कि आप सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज़्यादा इंतज़ार ना करें। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं वो अब इस इंतज़ार में है कि कब प्राइवेटकरण हो जाए, प्राइवेट सेक्टर में चला जाए। तो इसलिए अब जॉब लेने के बजाय जॉब देने वाला बनिए, अपनी मेहनत कीजिए, अपने आप को बनाइए,
अपने फैमिली पर तवज्जो दीजिए, समाज पे तवज्जो दीजिए। अगर इस देश को बदलना चाहते हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, एक खुशहाल भारत देखना चाहते हैं, एक खुशहाल अगर इंसान है और इंसानियत अपने आप में देखना चाहते हैं, खुद तो सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन दूसरों से जो लोग सुकून से दूसरों को नहीं देखना चाहते हैं, वो इंसान हो के भी वो इंसानियत नहीं है उसके अंदर। मैं इसलिए ये बात आखिरी में कहूँगा कि हम सबको मिलजुल करके एक खुशहाल भारत बनाना है। जो लोग इस भारत को तबाही तक पहुंचाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इस कोरोना वायरस से ज़्यादा ख़तरनाक ये एक ऐसा वायरस है जिसके खिलाफ नफ़रत का वायरस, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। हम इस शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहेंगे कि नफ़रत की कैसी हवा चल रही है, चिराग मोहब्बत बुझा जा रहा है। तो मोहब्बत के चिराग को एक मरतबा हम लोग को जलाना है और कोशिश करनी है कि हम जिस गांव में रहें, जिस शहर में रहें, हम सब की असल ताकत यही है कि समाज किसी तरीके से टूटे नहीं, समाज बिखरे नहीं। हिंदू मुस्लिम, और हिंदू मुस्लिम का भी मसला नहीं है, मुसलमान इस वक्त भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। इसलिए थोड़ा अपने आप को जज्बातियत से गुरेज कीजिए और असल अगर तरक्की चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य देखना बेहतर देखना चाहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में खुद को बदलना पड़ेगा। जब खुद बदलेंगे तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है ये समाज भी बदलेगा, हमारा मुस्तकबिल भी बदलेगा और हिंदुस्तान एक मरतबा फिर एक नए ताकत के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ हमारा बच्चा भी खुश रहेगा, हमारी फैमिली भी खुश रहेगी। और हम लोग जिन हालात से गुजर रहे हैं, ये नाउमीदी का दौर है। आप इस नाउमीदी के दौर में भी उम्मीद की किरण बन करके एक इनकलाब ला सकते हैं, एक बदलाव ला सकते हैं, और इस बदलाव का हम सबको साथी बनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सीपीजे के आंकड़ों के अनुसार 1992 के बाद विश्व में सबसे ज़्यादा पत्रकार जेल में बंद हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, 7 में से 5 पत्रकारों को तो गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम यानी UAPA के तहत जेल भेजा गया। उनमें जो है वो है आसिफ सुल्तान, सिद्दीकी कप्पन, राजीव शर्मा, गौतम नौलखा, आनंद तेलुमड़े, तनवीर वारसी और मनन डार। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे मशहूर पत्रकार शहनवाज बदर कासमी साहब, जिन्होंने एक के बाद एक सवालों को एक व्यवस्थित तरीके से बिना किसी गुरेज के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के ताकत को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने का जज्बा जताया अपने नौजवानों के अंदर, और सच्ची और लगनशील पत्रकारिता का आभास इस भारतवर्ष में दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आप देख रहे थे न्यूज़ नोट और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।